Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. दिस इज़ अ पार्ट थर्ड ऑफ लेक्चर 1 जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस किए. मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आप लोगों को एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिस्पॉन्स. और आज हम करेंगे जो हमने पिछले पार्ट्स में जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए वो हमने अप टू सेंट्रल लेवल, यूनियन लेवल जो है वो डिस्कस किए. आपको पता होगा कि जो मॉडल हमारी सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वही मॉडल हमारी स्टेट गवर्नमेंट में भी होता है, दैट्स द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो उसके रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी हम आज कर लेंगे. सो मूविंग टू द next important article. So article 155. So we are doing the revision and most important things of the Indian polity and constitution. इसमें हम पूरा इस सीरीज में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स हम करेंगे, ठीक है. सो कीप वॉचिंग दिस एंड कीप फॉलोइंग दिस. आर्टिकल नंबर 155 हमें बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर. आपको पता है हर एक स्टेट का एक गवर्नर होता है और उस स्टेट का गवर्नर भी हर एक स्टेट का गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर होता है. तो गवर्नर को अपॉइंट करने के लिए कौन सा आर्टिकल रिलेट करता है? 155. आर्टिकल 155 tells us about the appointment of the governor, right? और गवर्नर क्या होता है? गवर्नर जो होता है वो होता है फर्स्ट सीजन ऑफ द स्टेट और गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है. आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा. अच्छा, अगर हम गवर्नर की बात करेंगे, उसके पावर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने हाईलाइट करके रखा है आर्टिकल 161. हमने आर्टिकल 72 पढ़ा. आर्टिकल 72 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 72 टेल्स अस अबाउट सेज अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. और सेम इज द केस विद द गवर्नर. जो काम प्रेसिडेंट यूनियन लेवल पे करता है वही काम गवर्नर स्टेट लेवल पे करता है. आर्टिकल 161 deals with the powers of governor to grant pardons, understand, to suspend, remit and commute sentence in certain cases. गवर्नर के पास भी पार्डनिंग पावर होता है, वो भी माफ़ कर सकता है सज़ा, लेकिन एक्सेप्ट एक तो वो मिलिट्री कोर्ट्स जो होते हैं ना, मार्शल कोर्ट्स, उसकी सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता, प्रेजेंट कर सकता है. और जो डेथ सेंटेंस होती है ना, सज़ाए मौत जो होती है, फांसी की सज़ा, वो माफ़ नहीं कर सकता है गवर्नर, वो प्रेसिडेंट माफ़ करता है. तो प्रेसिडेंट का थोड़ा अपर हैंड होता है इस पे. तो आर्टिकल 161 डील करता है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर के साथ. तो गवर्नर भी माफ़ कर सकता है बहुत सारी सज़ाओं को, ठीक है. आर्टिकल 163 याद रख लेना. जैसे मैंने वहाँ पे आर्टिकल 74 एंड 75 का बताया दैट दीज डील्स विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट यूनियन लेवल. तो आर्टिकल 163 एंड 164 डील विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल. आर्टिकल 163 हमें बताते हैं देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर. जो गवर्नर होगा स्टेट का जो गवर्नर होगा उसको एडवाइस कौन करेगा? उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे. और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर. तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, दिस इज इन आर्टिकल 163. 163 हमें बताता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, ठीक है. और आर्टिकल 165 हमें क्या बताता है? आर्टिकल 165 हमें बताता है एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट क्या होता है? मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट यूनियन लेवल पे. अटॉर्नी जनरल जो होता है वो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है कंट्री का, लेकिन जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है ना, एज पर आर्टिकल 165 ये होता है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट. जब भी स्टेट गवर्नमेंट को कहीं पे भी केस होगा या स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट होना होता है तो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे एडवोकेट जनरल रिप्रेजेंट करता है स्टेट गवर्नमेंट को और उनको स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करता है केसेस के रिलेटेड. तो आर्टिकल 167 डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के साथ. ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में. आर्टिकल 167 देखो, मैंने आपको वहाँ पे मैंने क्यों आपको कंपेयर करा रही हूँ, क्योंकि रिवाइज करा रही हूँ पिछला. मैंने आपको आर्टिकल 78 के बारे में बताया. वहाँ पे मैंने आपको बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मैंने आपको बताया कि जो कम्युनिकेट करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस का प्रेसिडेंट के साथ, वो प्राइम मिनिस्टर कराता है एज पर आर्टिकल 78. सेम इज द केस विद द इन द स्टेट. आर्टिकल 167 क्या करता है? आर्टिकल 167 हमें बताता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द गवर्नर. गवर्नर को जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के डिसीजंस के रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड, वो उसको चीफ मिनिस्टर देता है. तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे क्या होती है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है गवर्नर को वो उसको चीफ मिनिस्टर देता है. और कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है? आर्टिकल 167. ये काम होता है चीफ मिनिस्टर का, गवर्नर को अवेयर करके रखना, गवर्नर को इन्फॉर्म करना, फर्निश करना इंफॉर्मेशन, राइट. सो दिस इज आर्टिकल 167.
आर्टिकल 168 क्या करता है काम? आर्टिकल 168 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर्स इन द स्टेट्स में भी लेजिस्लेटर्स होने चाहिए। लेजिस्लेचर क्या होता है? लेजिस्लेचर एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जो लेजिस्लेचर वाला ऑर्गन होता है ये लॉ बनाने का काम करता है। जैसे कि हमारा यूनियन लेवल पे पार्लियामेंट है एक लेजिस्लेचर, वो लॉ बनाता है पूरी कंट्री के लिए। लेकिन स्टेट्स में अपना लेजिस्लेचर होता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लॉ बनाती है असेंबली के लिए। तो आर्टिकल 168 डील करती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेटर्स इन स्टेट्स में लेजिस्लेचर्स बनाने के लिए। ठीक है। आर्टिकल 169 क्या करता है? आर्टिकल 169 डील करता है एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। आर्टिकल 169 हमें बताता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अगर हमें किसी स्टेट में बनाने हैं या किसी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करना है, ये पावर दिया गया है पार्लियामेंट को। कॉन्स्टिट्यूशन ने लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने का या लेजिस्लेटिव काउंसिल को ख़त्म करने का काम दिया है पार्लियामेंट को। तो ये आर्टिकल 169 हमें बताता है किसके बारे में? एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स। क्योंकि आपको पता होगा हमारा पार्लियामेंट जो है वो बाई कैमरा लेजिस्लेचर है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर का मतलब होता है जहाँ पे लेजिस्लेटर में 2 हाउसेस होते हैं। हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा 2 हाउसेस है। सेम इज द केस विद स्टेट्स। बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे 2 हाउसेस होते हैं। एक तो होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन हर एक स्टेट में दूसरा हाउस नहीं होता है, हर एक स्टेट में बाई कैमरलिज्म नहीं है। तो कुछ स्टेट्स ऐसी भी है जिनमें लेजिस्लेचर में एक ही हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है। तो आर्टिकल 169 डील करता है एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के साथ in the states, right? अगर हम आर्टिकल 170 की बात करेंगे, आर्टिकल 170 हमें बताता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट्स। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए हमें डील करता है आर्टिकल 170। और लेजिस्लेटिव असेंबली हर एक स्टेट में होती है जहाँ पे लॉ बनाया जाता है, क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली बनाने के लिए जो आर्टिकल है वो 170 है एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए आर्टिकल जो है वो 169 है। ठीक है। आर्टिकल 171 डील करता है कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट्स। इनका कंपोजिशन क्या रहेगा? आर्टिकल 170 डील करता है कि कंपोजिशन क्या रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का। मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी स्टेट की जो असेंबली होती है ना, उसमें कौन कौन जाएगा एज अ मेंबर, कंपोजिशन क्या रहेगा? आर्टिकल 171 हमें बताता है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन क्या रहेगा। ठीक है। कंपोजिशन मतलब कौन कौन सा एज अ मेंबर जा सकता है, क्या क्राइटेरिया क्या है उसके लिए। ठीक है। तो कंपोजिशन की जब बात आती है लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो आर्टिकल 170 और 171 बताते हैं, राइट? ओके। अगर आर्टिकल 172 की बात करेंगे, ये हमें बताता है ड्यूरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। स्टेट लेजिस्लेचर्स की टेन्योर ड्यूरेशन क्या रहेगी। ठीक है, वो हमें बताता है आर्टिकल 172, राइट? आर्टिकल 173 हमें बताता है क्वालिफिकेशन ऑफ फॉर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो एक स्टेट लेजिस्लेचर में मेंबर जाएगा, जो हमारा एमएलए होता है या एमएलसी होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये हमें बताता है आर्टिकल 173। आर्टिकल 174 हमें बताता है कि सेशंस कब कब कौन कौन से होने चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रोपगेशन एंड डिसोल्यूशन। इसको डिसॉल्व कैसे कर सकते हैं, स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कब किया जा सकता है, कौन कर सकता है, इनको जो है प्रोरोगेशन प्रो कब कर सकते हैं, जो है सेशन स्टेट लेजिस्लेचर का सेशन कब होगा, कैसे होगा, इसके साथ डील करता है आर्टिकल 174। ठीक है, क्योंकि सेशन में बैठते हैं ना, हमारा पार्लियामेंट के भी सेशन होते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के भी सेशंस होते हैं। आर्टिकल 178 डील करता है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि असेंबली में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ना, प्रिजाइड कौन करता है, उसमें स्पीकर करता है और उसके नीचे कौन होता है, डिप्टी स्पीकर होता है। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली के होते हैं उसके साथ डील करता है आर्टिकल 178, राइट? आर्टिकल 194 जो है, आर्टिकल 194 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 194 हमें बताता है पावर, प्रिविलेज एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल। ये सिर्फ एडवोकेट जनरल के ही नहीं बल्कि मिनिस्टर्स के भी, मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल। देखो स्टेट लेवल पे स्टेट के मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल की एक ही लेवल होती है, और यूनियन पे यूनियन मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल की एक ही लेवल होती है। तो ऐसे स्टेट में मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, स्टेट के मिनिस्टर्स और एडवोकेट जनरल जो होते हैं ना, उनके पावर्स क्या है, उनकी प्रिविलेजेस क्या है और उनकी इम्यूनिटी क्या है। क्योंकि आपने सुना होगा जब असेंबली सेशन में होती है या पार्लियामेंट सेशन में होता है, आप पार्लियामेंट मेंबर्स को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। आप एडवोकेट जनरल को भी अरेस्ट नहीं कर सकते। उनको एडवोकेट जनरल को हाउसेज में जो होते हैं, हमारी लेजिस्लेचर होते हैं, लेजिस्लेटिव हाउसेज होते हैं, एडवोकेट जनरल को स्टेट असेंबली में बैठने का पूरा हक होता है। विदाउट राइट टू वोट उसको वो स्टेट असेंबली में बैठ सकता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, इवन लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी बैठ सकता है। कौन? एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल मैंने आपको बताया हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है स्टेट में। उसके पावर्स, प्रिविलेज और इम्यूनिटी के रिलेटेड हमें बताता है आर्टिकल 194। आर्टिकल 200 क्या है? आर्टिकल 200 इज अबाउट द असेंट टू बिल्स बाय द गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। जब एक गवर्नर बिल्स को असेंट करता है ना, क्योंकि स्टेट बिल जो स्टेट असेंबली में बिल आती है ना, वो तब एक्ट बनेगी जब उसको गवर्नर असेंट देगा, जब गवर्नर साइन करेगा। अब गवर्नर साइन करता है या कुछ बिल्स को ये रिजर्व करता है प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल हमें बताता है? आर्टिकल 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हाईलाइट करके रखा है मैंने। आर्टिकल 200 डील्स विद द असेंट टू द बिल्स बाय द गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन फॉर प्रेसिडेंट। गवर्नर जब असेंट देता है, एक बिल को साइन करता है, तब एक बिल एक्ट बनती है, तो वो अंडर आर्टिकल 200 आता है, राइट। आर्टिकल 202 क्या बोलता है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्टेट लेजिस्लेचर के बजट के बारे में हमें आर्टिकल 202 बताता है, ठीक है। मैंने आपको आर्टिकल 112 पढ़ाया था, उसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया गया था, जो कि बजट होता है हमारा यूनियन पार्लियामेंट में। लेकिन आर्टिकल 202 हमें बताता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्टेट लेजिस्लेचर में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट क्या होना चाहिए। आर्टिकल 210 डील करते हैं किसके साथ? लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। एक स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होता है या लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, उसमें कौन सी लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, उसके साथ डील करता है आर्टिकल 210। आर्टिकल 212 हमें बताता है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देखो, ये जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है ना, या पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें जो भी मेंबर्स कहते हैं ना, जो भी उनकी एक्शंस होती हैं, कोर्ट उनको ये नहीं बोल सकता है कि कोर्ट केस उनको नहीं आप कर सकते हो, कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। तो ये एक इम्यूनिटी मिलती है लेजिस्लेचर को, दैट कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में जो भी प्रोसीडिंग्स चलती हैं उस पर कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता एज पर आर्टिकल 212। देखो, आर्टिकल 1, 2, 3 के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। देखो, सारा रिवाइज मैं करा रही हूँ साथ साथ। आर्टिकल 1, 2, 3 के बारे में आपको मैंने पढ़ाया। आर्टिकल 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस पावर देता है प्रेसिडेंट को, और मैंने उसमें समझाया भी था ऑर्डिनेंस क्या होता है। जिसने पिछले पार्ट्स नहीं देखे ना, वो देख लो जरूर, क्योंकि उसमें इसलिए मैं अभी तेज पढ़ा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आराम से उस टाइम समझाई है सारी चीज़ें। अभी सिर्फ आपको आर्टिकल नंबर्स याद रखने, क्योंकि यूनियन लेवल का मैंने सारा अच्छे से समझाया। आर्टिकल 1, 2, 3 के टाइम मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है ऑर्डिनेंसेस इशू करने का, और एक ऑर्डिनेंस बराबर लॉ का काम करती है ना। तो यही पावर गवर्नर के पास भी होता है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर के पास भी होता है एज पर आर्टिकल 213। उसी को उल्टा करो, 1, 2, 3 को 213 कर लो। आर्टिकल 213 gives power to governor to promulgate ordinances during recess of the state legislature। जब स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगा, जब लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल या दोनों सेशन में नहीं होंगे, तो गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, क्योंकि बिहार में कंटिन्यूअस बेसिस पे गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर रहा था और उन्हीं ऑर्डिनेंसेस को रिप्रमलगेट कर रहा था। तो लेकिन बेसिकली ये वे नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में हमें चाहिए। अदरवाइज क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, कभी उनको लगता है कि बिल पास नहीं होगी, फिर वो ऑर्डिनेंस का रूट लेती है, वो सही नहीं है, दैट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ये एक्सेप्शनल केसेस में होना चाहिए, और जब जरूरत पड़ेगी तब होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट बोलेगी कि हमें मेजॉरिटी नहीं है और बिल पास नहीं होगी तो हम ऑर्डिनेंस निकालेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 214 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने हाईलाइट करके रखा है। आर्टिकल 214 जो है ना, इट डील्स विद द हाई कोर्ट्स फॉर द स्टेट्स। हर एक स्टेट के लिए हाई कोर्ट होना चाहिए, जैसे कि हर एक स्टेट का आप हाई कोर्ट देख सकते हो। तमिलनाडु का अपना हाई कोर्ट है, आंध्र प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, पंजाब का हाई कोर्ट है ना, हिमाचल हाई कोर्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का जब स्टेट थी तो पूरे जम्मू एंड कश्मीर का अपना हाई कोर्ट था, इवन अभी भी एज ए यूनियन टेरिटरी हाई कोर्ट है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट है। तो आर्टिकल 214 डील्स विद द हाई कोर्ट फॉर स्टेट्स। आर्टिकल 217
इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। एक हाई कोर्ट के जज जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी और उसका ऑफिस कैसा होगा, इसके साथ कौन डील करता है, आर्टिकल 217। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट करके है। आर्टिकल 226 क्या है, देखो मैं इसलिए कंपेयर करा रही हूँ, मैंने ये सारे आर्टिकल्स यूनियन लेवल के आपको पढ़ा है। आर्टिकल 226 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, मैंने आपको आर्टिकल 32 पढ़ा है और उसमें मैंने बोला कि जब किसी का फंडामेंटल राइट अगर किसी का वायलेट होता है वो डायरेक्टली जाता है सुप्रीम कोर्ट। और क्यों, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन, वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से बचाता है और सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट्स एज पर आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32। और सेम अगर हम स्टेट लेवल की बात करेंगे, अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पावर होता है रिट्स इशू करने का। ठीक है, रिट्स इशू करने का, सो दैट कि वो लोगों के जो है राइट्स को प्रोटेक्ट करे। यहाँ पे एक बात आपको मैं एडिशनल पॉइंट बताना चाहूंगी, सुप्रीम कोर्ट जो रिट प्रोवाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट का जो पावर होता है ना अंडर आर्टिकल 32, वो होता है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएंगे, एक इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है ओनली इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन हाई कोर्ट रिट्स को इशू कर सकता है बाकी चीज़ों के लिए भी, ये ज़रूरी नहीं है फंडामेंटल राइट्स, बाकी राइट्स के लिए भी हाई कोर्ट इशू कर सकता है रिट्स। तो हाई कोर्ट का जो रिट इशूइंग पावर है ना, दैट इज़ वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट का रिट इशूइंग पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट। नो डाउट सुप्रीम कोर्ट पूरी कंट्री के सिटीजन्स के लिए है, लेकिन हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए है, लेकिन वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, बाकी राइट्स के लिए भी वो इशू कर सकता है रिट्स। तो आर्टिकल 32 is the writ issuing power of Supreme Court and Article 226 is the power of High Courts to issue certain writs। ठीक है, आर्टिकल 32 एंड 226 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करके रख लेना। राइट, आर्टिकल 239 सब क्लॉज ए आर्टिकल 239 ए जो है वो डील करता है स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू द दिल्ली। क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल टेरिटरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया। हाँ, न्यू दिल्ली इज द, वो कैपिटल है इंडिया की, तो वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो कुछ स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं दिल्ली के रिलेटेड, वो अंडर आर्टिकल 239 ए। आपको पता है दिल्ली जो है, न्यू दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और दिल्ली का अपना दिल्ली हाई कोर्ट भी है। राइट, ओके, ये भी मैंने हाईलाइट करके रखा है क्योंकि आर्टिकल 243 भी यहाँ पे दिया गया है। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक डील करता है पंचायत के साथ। ठीक है, पंचायत पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद रख लेना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ उसकी वजह से पंचायत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस कराए गए। और आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 ओ तक डील होता है पंचायत के साथ। तो आर्टिकल 243 भी हमें बताता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243C बताता है हमें कंपोजिशन ऑफ पंचायत, अगर हम पंचायत बनाते हैं उनका कंपोजिशन क्या होना चाहिए, वो हमें आर्टिकल 243C बताता है। आर्टिकल 243G हमें बताता है पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। आर्टिकल 243 हमें बताता है कि एक ये जो पंचायत हमने बनाई है इसके पास क्या पावर रहेगा, इसके पास क्या अथॉरिटी रहेगी और इसके पास क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन कौन से काम इसको करने हैं और कौन कौन सा क्या क्या इनका डोमेन है, वो हमें आर्टिकल 243G बताता है। जब भी आप 243 देखोगे ना तो आप समझ लेना या पंचायत है या म्यूनसिपलिटी है। तो आर्टिकल 2 जो पहले वाले आर्टिकल्स हैं पंचायत के साथ डील करते हैं। तो 243G इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 243G में 29 आइटम्स रखे गए हैं पंचायत के लिए जिन पे इनको काम करना होता है। आर्टिकल 243K हमें बताता है इलेक्शन टू पंचायत, पंचायत के इलेक्शन कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, क्योंकि आपको पता होगा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है ना वही इलेक्शन कराता है पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ के लिए। जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो नहीं कराता है इलेक्शन फॉर पंचायत एंड म्यूनसिपलिटीज़, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है एज पर आर्टिकल 243K इलेक्शन टू द पंचायत इसी में दिया गया है, वही इलेक्शन कराता है पंचायत और म्यूनसिपलिटीज का। राइट, आर्टिकल 249, अच्छा मुझे लगता है यहाँ तक आज हम रखेंगे क्योंकि आप साथ साथ रिवीजन भी कर लीजिए। आज के जो जितने भी मैंने आर्टिकल्स पढ़ाए वो मैंने आपको ऑलरेडी यूनियन लेवल के पढ़ाए थे। यूनियन लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे हमारा क्या क्या होता है, प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है, वही पावर गवर्नर का भी होता है। आपने देखा होगा
प्राइम मिनिस्टर जो काम करता है वही चीफ मिनिस्टर यहाँ पे करता है, प्रेसिडेंट जो काम सेंटर पे करता है वही गवर्नर करता है, अटॉर्नी जनरल जो काम सेंटर पे करता है वही एडवोकेट जनरल यहाँ पे करता है ना। तो इसके साथ साथ पंचायत का भी हमने कवर कर लिया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम और आर्टिकल्स को करेंगे। एंड यस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको लेक्चर कैसा लगा। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।